नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। आज का ये कार्यक्रम हिंदी पत्रकारिता के 200वें साल पर केंद्रित है। 1826 में 30 मई को हिंदी का पहला अखबार कोलकाता से, तब का कलकत्ता से, उदंत मार्तंड नाम से प्रकाशित हुआ और अब तक इसने 2025 तक 199 वर्ष पूरे किए और ये 200वां साल आरंभ हुआ। इस 200 वर्ष की यात्रा में, इस सफ़र में हिंदी पत्रकारिता की बुनियाद किस तरह से बदली, उसके उसूलों में क्या बदलाव आया, मूल्यों, मानकों और मर्यादाओं ने किस तरह से नई धारा पकड़ी, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं। जय सिंह रावत जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जिनकी पत्रकारिता 4 दशक से ज़्यादा लंबे समय में फैली हुई है। दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर पवन लालचंद जी, जो आधुनिक पत्रकारिता में दखल रखते हैं। आधुनिक पत्रकारिता का संदर्भ ये है कि आपने ई जर्नलिज्म में, टीवी जर्नलिज्म में और उससे पहले प्रिंट जर्नलिज्म में, तीनों में आपका दखल है। तो हम अपने दोनों मेहमानों से बात करने से पहले इसका जो संदर्भ है बातचीत का, जैसा कि मैंने बताया कि 200वां साल ये शुरू हुआ है। एक संदर्भ ये है कि उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी की पहल पर अब से 50 साल पहले ये कोशिश हुई कि हिंदी पत्रकारिता के लिए एक दिवस निर्धारित किया जाए। 1976 में उन्होंने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारों को बुलाकर इस पर चर्चा की और तब ये तय हुआ कि 30 मई को, जिस दिन उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था, उस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आने वाला साल ये 2026 में हिंदी पत्रकारिता दिवस के भी 50 साल पूरे होंगे। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं उदंत मार्तंड का जो प्रारंभिक हिस्सा है, जिसमें पंडित युगल किशोर शुक्ल ने वो बुनियाद रखी कि हिंदी पत्रकारिता किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये 200 साल पहले की हिंदी का नमूना है, इसलिए आज से थोड़ा भिन्न है। मैं अपने दोनों मेहमानों से चर्चा आरंभ करने से पहले ये 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और इन पंक्तियों से ही हिंदी पत्रकारिता के बुनियादी मूल्यों का एक साफ साफ संकेत हमें मिलता है। वो लिखते हैं, यह उदंत मार्तंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और पारसी और बंगले में जो समाचार का कागज़ छपता है, उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। और सब लैग पराए सुख सुखी होते हैं, जैसे पराए धन धनी होना, वो अपनी रहते पराई आँख देखना, वैसा ही है जिस गुण में सबको पैठ नहीं, उसको उसके स्वाद का रस मिलना कठिन है। पंडित युगल किशोर शुक्ल साफ साफ कह रहे हैं कि अपनी भाषा में अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के हित के लिए वो इस काम को करने जा रहे हैं, ये बीड़ा उठाने जा रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल रावत जी से है कि जो उन्होंने उदंत मार्तंड के लिए जो बुनियादी मूल्य निर्धारित किए अपने लोगों के हित में, अपनी भाषा के हित में, अपने देश के हित में, तो समकालीन संदर्भों में वो मूल्य कितने सार्थक रह गए हैं आज? देखिए, एक तो उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? उगता सूरज, उगता हुआ सूरज। और दुर्भाग्य से 1.5 साल के बाद अस्तांचल को चलत है, वो भी उन्होंने शुक्ल जी ने लिखा है। और भाषा देखिए, तब की पत्रकारिता लैंग्वेज में कितना अंतर आ गया। अभी जो पढ़ा है आज तब की हिंदी और आज की हिंदी में क्या हुआ। जैसे हम अंग्रेजी में जो शेक्सपियर की जो कृतियाँ थी, तो जब पढ़ते तो अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेशन करना पड़ता है, अंग्रेजी को अंग्रेजी में। तो वो स्थितियाँ, समय कितना बदलता है, समय कितना परिवर्तनशील है। हिंदी की पत्रकारिता तब से लेके अब तक कितनी आगे चल गई, लेकिन जो बीज इन्होंने बोया, जो पेड़ इन्होंने लगाया, जो स्तंभ स्थापित किया, देखिए उसकी क्या भाषा थी। एक तो हिंदी भाषी लोगों को जागृत करना, मैं इन्फॉर्म करना, उनको खबरें देना, समाचार देना, मतलब जानकारियाँ देना, उनको जानकार करना। दूसरी, भाषा की प्रगति करना, तरक्की करना। साथ में भाषा क्या होती है, संस्कृति का एक पार्ट है, उस संस्कृति का विकास करना, समाज का विकास करना। और अल्टीमेटली उसके बाद क्या हुआ, हिंदी पत्रकारिता का स्वाधीनता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा, राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान रहा। तो ये उस समय वो जो मापदंड उन्होंने स्थापित किए थे, अभी तक मतलब वो चल रहे हैं। मतलब उनको जो मापदंड स्थापित किए, भले लोग भटक जाते हैं,
लेकिन मापदंड तो वही रहेंगे, जो बुनियादी वो जो बुनियादी है वही वही। पवन जी, आप किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को, जब वो कहते हैं कि मैं अपने लोगों के हित में, और वो चिंतित हैं इस बात को लेके कि देखिए अंग्रेजी में कागज़ छप रहा है, उस वो अखबार को वो कागज़ कह रहे हैं वहाँ पे कि अंग्रेजी में कागज़ छप रहा है, फारसी में छप रहा है, बंगला यानी बांग्ला में छप रहा है, इसलिए मैं अपने लोगों के हित में ये कदम उठा रहा हूँ। तो अब से 200 साल पहले की परिस्थितियों में एक लगभग संसाधनहीन व्यक्ति, जो रहने वाले भी कानपुर के हैं, वो वहाँ के मूल हैं भी नहीं, और एक तरह से गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में ये पहल करते हैं, तो ये पहल कितनी चुनौतीपूर्ण रही होगी, और जो मूल्य उन्होंने उस वक्त सोचे वो कितने प्रासंगिक हैं इस वक्त में? देखिए ना डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा उदंत मार्तंड को लॉन्च करते हुए, उसको शुरू करते हुए, जिस तरह से वो जो ये उनकी पीड़ा भी थी कि प्रेस भारत में बहुत पहले आ गई थी, मेरे ख्याल 1674 के आसपास प्रेस आ गई थी। उसके बाद अंग्रेज़ी में अखबार छपने लग गए थे, इक्की गज़ट की हम बात करते, उसके बाद और भी बहुत सारे अरबी, फ़ारसी, उर्दू में भी प्रेस का काम हो रहा था, लेकिन हिंदी में नहीं हो रहा था। मतलब हिंदुस्तान में है और हिंदी में अखबार नहीं है। तो ये उदंत मार्तंड के जरिए उनकी वो पीड़ा निकल करके सामने आ रही थी कि भाई, इसीलिए उन्होंने कहा कि सब भाषाओं में छप रहे हैं, बट ये कागज़ के पुर्जे हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर हिंदी में नहीं छप पा रहे तो उस पीड़ा के साथ उन्होंने ये अखबार शुरू किया था। तो ये बताता है कि हिंदी को लेकर के वो भावना आज भी है। ठीक है, जैसा रावत जी ने कहा कि थोड़ा बहुत बीच में चीज़ें भटकती हैं, क्योंकि एक 200 साल का बहुत लंबा ये टाइम फ्रेम है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन निश्चित तौर पर उदंत मार्तंड के जरिए जो सफ़र शुरू हुआ था हिंदी पत्रकारिता का, वो एक बहुत रोचक काल में आज चला हुआ है, क्योंकि आप उस दौर से आज व्हाट्सएप फॉरवर्ड और AI में आप पहुंच गए हैं। तो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर है, और हिंदी की जो पत्रकारिता है वो तमाम हिचकोलों के बावजूद भी बहुत तेज़ी से दौड़ रही है। और आप कल्पना करिए ना कि ये अखबार जब शुरू होता है तो बमुश्किल 16-17 महीने में अखबार को बंद करना पड़ता है, लेकिन आज तस्वीर क्या है, सैकड़ों की तादाद में टीवी चैनल है। ये समझिए कि हिंदुस्तान में टीवी चैनल हिंदी से चलते हैं जी, और हजारों की तादाद में अखबार है। जो प्रोमिनेंट अखबार हैं, जो देश के नंबर 1 सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन वाले अखबार, वो हिंदी में है। तो ये हिंदी पत्रकारिता की ताकत का एहसास भी कराता है। भले ही छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये आज का जो दौर चल रहा है हिंदी पत्रकारिता के लिहाज से, एक इंडस्ट्री, एक उद्योग के रूप में हिंदी पत्रकारिता ने अपना स्वरूप ले लिया। कितने हजारों लाखों रोजगार यहाँ से जनरेट हो रहे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है। जो विकास है वो बहुत विविधतापूर्ण है, चूँकि हिंदी पत्रकारिता का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उस पर जयसिंह रावत जी का शोध कार्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो 1826 से लेके और भारतेंदु के सक्रिय होने तक, और बल्कि उनकी पत्रकारिता के अवसान तक, जिसमें 1900 के आसपास महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रकारिता, सरस्वती की पत्रकारिता का जो समय है, तो वो तो बहुत ज़्यादा ऐसा सांकेतिक ही है एक तरह से। लेकिन 1900 से लेके 1947 तक की जो पत्रकारिता है, उसके मूल्यों का निर्धारण कैसे हुआ? उसमें कौन सी चीज़ें ऐसी थी कि जो पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता का केंद्रीय भाव थी और लोगों को वो जागरूक करने या प्रेरित करने का काम कर रही थी? वो कौन सी चीज़ें थी? डॉक्टर साहब, तो आपने तो काफ़ी रिसर्च किया है। जो पत्रकारिता है, जो कम्युनिकेशन है, ये जो मानव सभ्यता का जो विकास है उसके साथ पैरेलल चलता है। मनुष्य जागरूक, जिज्ञासु रहा है, नई चीज़ें समझने, नई चीज़ें सुनने, नई चीज़ें चखने की उसकी जिज्ञासा रही है। तो नई चीज़ें सुनने की, नई चीज़ें देखने के साथ ही आपकी मीडिया शुरू हो जाता है। इसीलिए, क्योंकि कैसे कम्युनिकेट करते थे, चाहे डुगडुगी बचाते थे, चाहे चिन्ह करते थे, संकेत करते थे, भाषा का उदय हुआ तो कम्युनिकेट करने के लिए तो हुआ है। तो वो दौर मीडिया का, पत्रकारिता का वो स्वरूप था जो बदलते बदलते प्रिंट में आया। जैसे अपने पवन जी ने कहा है कि ऑगस्टस सिक्की का 1780 में पहला प्रिंट अखबार आया, भारत में पहला प्रिंट आया। हमारे उत्तराखंड में 1842 में पहला प्रिंट अखबार आया, वो भी अंग्रेजी का। लेकिन हिंदी का जो इसका 30 मई 1826 को शुरू हुआ, इसका भी वही था, समाज को एक तो जागरूक करना। नहीं, जो मेरा सवाल ये था कि जो 1900 से लेके 1947 के बीच की पत्रकारिता है। मैं थोड़ा इधर चला गया था। देखिए ना, तीन चीज, एक तो इसका दौर था कि समाज को जागरूक करना, एक दूसरा वो स्वाधीनता आंदोलन का दौर था जी। स्वाधीनता आंदोलन के साथ उसको एक कैटलिस्ट का रोल अदा करना, उसको लोगों को जगाना, स्वाधीनता आंदोलन के प्रति लोगों को जागृत करना।
आज़ादी के प्रति जागृत करना। लेकिन उसी दौरान सभी होते, सरकार का पक्ष भी हुआ, कुछ अखबार सरकार का पक्ष लेते थे, कुछ ऐसे होते थे कि जो अखबार का क्या कहते हैं सरकार का विरोध, आज़ादी अंग्रेजों को विरोध करते थे। तो ऐसे भी निकला चांद का फांसी जिसे हम पत्रकार कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो ये बाइबल और गीता के समान है, क्योंकि इस अखबार, इस अंक में, इस मैगजीन में ये मैं आपके भगत सिंह ने, राजगुरु ने और लोगों ने छद्म नामों से आर्टिकल लिखे हुए हैं इसमें, उनके आर्टिकल हैं इसमें, इतने क्रांतिकारियों के। तो बुनियादी जो बुनियादी मूल्य था उस वक्त था कि किसी भी तरह से आज़ादी हासिल की जाए और उस आज़ादी हासिल करने की प्रक्रिया में कैसे अपने लोगों को जागरूक किया जाए। चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी हों, चाहे आपके महात्मा गांधी हों, और लोगों ने कई जो केसरी हों, ये बड़े बड़े हिंदी के अखबार निकले। अंग्रेजी के अखबार आप समझिए, अंग्रेजी के आप समझ सकते हैं, अंग्रेज भले ही जो ऑगस्टस सिक्की थे या मसूरी से जॉन मैकिनन थे जिन्होंने अखबार निकाला, उन्होंने भी अल्टीमेटली जैसा देश वैसा भेष, खिलाफत करनी पड़ी, उनको भी पड़ी। लेकिन जो मुख्य भूमिका रही है ये क्षेत्रीय अखबारों की, अपनी भाषा के अखबारों को, अच्छा, जिनको पीड़ा थी। जो भाषाई अखबार थे उस वक्त किस तरह की चुनौतियां थी? भाषा उसमें हिंदी भी है, दूसरी भारतीय भाषाएं भी हैं, क्योंकि अंग्रेजी को तो पोषण प्राप्त था राजसत्ता से, राजसत्ता थे। तो हिंदी के अखबारों के साथ वही हुआ जो क्या कहते हैं उदंत मार्तंड में। डॉक्टर साहब ये भी रहा कि आप देखिए अखबार बंद क्यों हुआ, बंद क्यों है? आपने कोलकाता यानी कलकत्ता उस जमाने में अखबार निकाला, हिंदी पट्टी यहाँ है, वहां से आप अखबार निकालने के लिए आप अंग्रेज सरकार से गुहार लगाते रहे, साहब जो आपका स्टाम्पेज चार्जेस थोड़ा कम करिए, हमें पूरा उत्तर भारत में भेजना होता है। 500 कॉपी से शुरू हुआ था, बढ़ नहीं पाया अखबार, क्योंकि वही जो आज भी स्थिति, अलग रूपों में वो स्थिति आज भी। आज के अखबार भी आप जानते हैं कि डिजिटल के इस दौर में क्यों, आज चाहे वो उजाला, जागरण, हिंदुस्तान, तमाम अखबार डिजिटल होते जा रहे हैं, सर्कुलेशन तो घट रहा है, चुनौतियां आज भी है। लेकिन जो आपने जो रावत जी से सवाल रखा था उसमें डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो दौर था, या जो 1826 से जो ये शुरुआत हुई थी हिंदी पत्रकारिता की, या फिर जो आपने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात की, देखिए आप जानते हैं हिंदी साहित्य में तो भाषा को परिमार्जित करने का तो श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है, लेकिन पत्रकारिता को भी परिमार्जित की, भाषा को भी परिमार्जित करने का श्रेय भी उनको जाता है। उस समय में साहित्य और पत्रकारिता का भेद उस तरह से नहीं, साहित्यिक पत्रकारिता की एक तरह से शैली शुरू है, जो आप देखिए आज भी आप महसूस करेंगे कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में जो खासतौर पर जो 2-3 बड़ी मैगजीन उन्होंने शुरू की थी, कवि वचन सुधा उन्होंने शुरू की, महिलाओं के इशू को लेकर उन्होंने शायद बाला बोधनी उन्होंने जो शुरू की थी, तो क्या आज हम कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं के इशू को लेकर कितनी पत्रिकाएं छप रही हैं, यानी किसी भाषा में जो आधुनिक चेतना कितनी थी उस वक्त, जो आधुनिक मूल्य दिखाई दे रहे हैं वो ऐसा नहीं कि ये समकालीन प्रभाव है, ये वही हमारे पूर्वजों की देन, कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर, कुछ बातें ज्यादा बेहतर जी ज्यादा बेहतर थी। तो जो रावत साहब, आज़ादी के बाद जिस तरह से पत्रकारिता बदली, खासतौर से आज़ादी के ठीक बाद और आपातकाल से ठीक पहले तक का जो दौर है, 1947-48 से लेके 1975-76 तक की जो पत्रकारिता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपातकाल से ठीक पहले आप एक पाठक के तौर पे अखबार पढ़ने लगे थे, अखबार पत्रिकाएं आप देख रहे थे, और उसके बाद आप पत्रकारिता शुरू करते हैं, तो वो दौर कैसा था, चुनौतियों की दृष्टि से भी, मूल्यों की दृष्टि से भी, भाषा की दृष्टि से भी? वो दौर वो राष्ट्र निर्माण का दौर था। दरअसल आज़ादी के बाद तो मैक्सिमम जो अखबार थे, मैंने आपको पहले बताया 2 हिस्सों में थे, या तो सरकार समर्थक थे और या क्या कहते हैं आज़ादी समर्थक थे। सरकार समर्थक ज़्यादातर अंग्रेजी के अखबार होते थे, और हिंदी के अखबार या जो भाषाई अखबार होते थे जो बंगाल में, बांग्ला में थे, या और जो जितने भी भाषाई अखबार हमारे होते थे, वो क्या कहते हैं आज़ादी समर्थक हुआ करते थे। तो वो कठिनाइयों के दौर में थे, जो स्थितियां आप समझिए। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि क्या हुआ, अब जो बड़े अखबार थे जिनके पीछे बड़ी इंडस्ट्री थी, अब आप कई अखबार ऐसे लोगों ने अखबार शुरू किए, उदंत मार्तंड की तरफ कई उत्साही लोग हुए जिन्होंने अखबार के, हमारे देखते देखते कई अखबार, हमने भी कुछ में ज्वाइन किया, शुरू में अच्छे निकले, वो बाद में बंद हो गए क्योंकि वो चल नहीं पाए। बिना सत्ता के या बिना पीछे कोई इंडस्ट्री ना हो तो वो चल नहीं पाता है। तो एक दौर आया जब हम शुरू में कहते थे, हम यूनियन में जब होते थे कि बाजारवाद आ गया, हम समझ में नहीं आता था ये बाजारवाद होता क्या है। धीरे धीरे समझ में आया कि अगर बाजार ना हो तो अखबार कैसे चलेगा। और अब तो ज़्यादा ही है, हम लोगों की सैलरी बहुत लिमिटेड होती थी,
अब आप लोगों की सैलरी तो लाखों में होती है। नहीं, जो रावत साहब कह रहे हैं पवन जी कि जो पत्रकारिता वाला जब हम बाजारवाद की बात कहते हैं तो अचानक हम सशंकित हो जाते हैं कि बाजार अगर है, उसमें पैसा उसमें है, तो ये पत्रकारिता की जो छवि है उसको थोड़ा ग्रे साइड में लेके जाएगा। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि भाई बाजार अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो क्वालिटी घटेगी उसकी? मैं फिर तो पूरा जवाब दे देंगे। मेरा कहने का मतलब, जब तक आप बाजार, आपका प्रोडक्ट है, आपने उसको सेल करना है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको इनपुट आएगा आपका, उसके लिए आपको खुराक कहाँ से आएगी, उसको सपोर्ट कैसे होगा, उसके लिए भी आपको बाजार से चाहिए होती है। तो इस वजह से निर्भर हो गया, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, आप लोगों का बहुत ज़्यादा, आप ये समझिए कि समाचार का ओरिजिन कहाँ है, और समाचार हमारा काम क्या है, गैदर इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। तो वो जो सोर्स था, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहले बहुत गैप था। हम जब देखते थे सर अखबार शुरू में, तो गोपेश्वर है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़, शाम को अखबार आते थे, दिल्ली के अखबार आते थे। तो वो गैप कितना था समाचार का, उसके डेस्टिनेशन तक, उसके पाठक तक पहुंचने में कितना समय लगता था, आज कितना समय लगता है। वो क्यों हो गया? वो सैटेलाइट से हुआ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हुआ, आप लोगों की वजह से हुआ। उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है। देखिए, इसीलिए बाजार को अगर एक सीमा तक देखा जाए तो मैं उसको सकारात्मक मानता हूँ। अगर बाजार नहीं होता तो आज अगर हम और आप शायद पत्रकार नहीं रहे होते जी। क्योंकि आप जानते हैं, जब आप उदंत मार्तंड की बात करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे, चाहे फिर बाल गंगाधर तिलक के प्रयास हों, महात्मा गांधी के प्रयास, ये सब व्यक्तिगत प्रयास थे, बहुत छोटे, कुछ एक दो लोग मिलकर प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब बाजार आया तो फिर हिंदी पत्रकारिता में भी बाकी भाषाओं की तरह क्रांति हुई। और आप देखिए डॉक्टर साहब कि जब आज़ाद हम हुए तो धीरे धीरे ये बाजारवाद आने लग गया था। यानी बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को जब देश आज़ाद हो गया तो उन्होंने अपने अखबार शुरू किए, सत्ता और सरकार के कवरेज को लेकर के, अपने हितों को लेकर के अखबार आने लगे, और वहीं से बाजार हल्का हल्का शुरू हुआ। लेकिन जब बड़े स्तर पे बाजार, जब आप जानते हैं देश में जो उदारीकरण के दरवाजे खुले, तो उसके बाद बड़े स्तर पे बाजार आया। लेकिन ये बाजार नौकरियों की भी बाहर लेकर के आया। नहीं, जो बुनियादी आधार होता है, हम कहते हैं कि पत्रकारिता का काम क्या है, सूचना देना, शिक्षित करना और जनमत बनाना, ओपिनियन बनाना, सही गलत की समझ पैदा करना, और आखिरी में कुछ हिस्सा बच जाता है तो मनोरंजन वाला हिस्सा ले आइए। समय तो हाँ जी। तो बाजार जब आया तो क्या बाजार ने इसको उलट दिया कि भाई मनोरंजन पहले आ गया, सूचना, शिक्षा और जनमतवाद पीछे चला गया? थोड़ा बहाव बाजार का इतना तेज है क्योंकि जब बाजार आता है, इसका सामना सिर्फ हिंदी भाषी पत्रकारिता नहीं कर रही है, या अंग्रेजी भाषा भी कर रही है। अमेरिका में भी देखा जा रहा है, बड़े बड़े जो कारपोरेट घराने हैं वो अखबारों को खरीद रहे हैं, टीवी चैनल्स को खरीद रहे हैं। वहाँ भी CNN वर्सेस फॉक्स न्यूज़ की लड़ाई है, वहाँ भी वॉशिंगटन पोस्ट वर्सेस न्यूयॉर्क टाइम्स की लड़ाई चल रही है। ऐसे हमारे यहाँ पे भी है। बाजार कोशिश करता है मुनाफे की खेती को तैयार किया जाए, लेकिन फिर भी पत्रकारिता में अगर हम अपने जो उदंत मार्तंड के जरिए जो मूल्य हमें मिले, उन मूल्यों को अगर हम सस्टेन करते चले गए, और हम पत्रकार के नाते हमारा जो मूल धर्म क्या है एक पत्रकार का, उस पर टिके रहे, तो बाजार के रहने से हम ग्रोथ भी करेंगे। और बहुत उसका, जैसे आपने शुरू कहा, क्या बाजार ने सारे मूल्यों को एक तरह से बिसरा दिया, ऐसा भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है एक संतुलन बनाने की जरूरत है, लेकिन बाजार को खारिज आप नहीं कर सकते। बाजार नए मूल्य लेके आता है। मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूं कि जो आपातकाल का जो डेंट है, उसने पत्रकारिता को, खासतौर से हिंदी पत्रकारिता को किस तरह से प्रभावित किया? क्योंकि आपातकाल के उस डेंट में, उस अवधि में कुछ अखबार तो बहुत खुले तौर पर सरकार के साथ थे, और कुछ अखबार बहुत खुले तौर पर जनता के साथ थे। तो ये डिवीजन जो था, इसको पहली टिप्पणी पवन जी आपकी, फिर रावत सर को इस पे सुनेंगे। मुझे लगता है कि वो अखबार का भी या पत्रकारिता का भी एक स्वभाव है कि जो, जैसे रावत जी ने शुरू में भी कहा कि आज़ादी के समय भी, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो जो अंग्रेजी भाषा के कुछ अखबार थे वो सरकार के साथ थे, कुछ हिंदी भाषा और दूसरी भाषाओं को, और अंग्रेजी भाषा का अखबार भी सरकार की, तत्कालीन सरकार की आलोचना कर रहे थे। तो इमरजेंसी के समय भी यही डिवीजन बहुत बड़े स्तर पर देखा गया, चाहे डर हो या कोई विचारधारा का प्रभाव रहा हो। लेकिन इमरजेंसी के समय में भी जरूर देखा गया, आपने सही कहा, कि एक बड़ा अखबारी तबका था, वो सरकार की जय जयकार कर रहा था, उस वक्त की रिजीम की जय जयकार कर रहा था, और एक वर्ग था जो विरोध भी कर रहा था। तो डिवीजन तो तब हुआ ही था। जी रावत जी, इसी पहलू पे कि जो आपातकाल में जो डेंट लगा है। हाँ, आप सुनिए, आपातकाल में
के समय तक 4 एजेंसीज थी, जी, है ना, जो समाचार एजेंसी थी। समाचार है, पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और भारती, ठीक है। यूएनआई बरकरार रहा है, क्या कहते, पीटीआई बरकरार रहा, अंग्रेजी के समाचार भारती, आपका हिंदुस्तान समाचार गायब। तो उनसे क्या बना दिया, एक अकेला समाचार बना, याद है आपको जी। और वो कौन गया, हिंदी का गया, अंग्रेजी का कायम रहा। उस दौरान तब हमने कहा ना कि मसूरी में जो कोलमैन थे टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, उनका भी मसूरी से संबंध है। मसूरी, आप समझे नहीं, जो उत्तर भारत के जो सबसे पहले अंग्रेजी का अखबार निकला वो मसूरी से निकला। तो वो स्थितियां थी, अंग्रेजी लगा रहा, वो मतलब अभिजात्य वर्ग की भाषा समझी गई। और आज भी मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि संयोग से मैंने दोनों जगह काम किया, बाइलिंगुअल होने की वजह से भी काम किया, ऐसी जगहों काम किया जहाँ दोनों, पीटीआई में काम किया मैंने, वहाँ भी दोनों चलते थे। एक और अखबार था हिमाचल टाइम्स में मैंने शुरू किया, वहाँ भी दोनों। तो पहले कहते थे हमें अंग्रेजी चाहिए, उसके बाद हिंदी होगा। आप सुनिए, हम जब आप किसी से बात करो, किसी ब्यूरोक्रेट से अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो आपको क्विक आईएएस आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको देगा। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो आपको वो उस ढंग से लेता नहीं है। ये मेरा अनुभव है हिंदी के उस दौर की बात है। क्या मैं आज के दौर भी बात कर रहा हूँ, मैं आज के दौर की भी बात कर रहा हूँ कि हमारी हिंदी पत्रकारिता के साथ आज भी अंग्रेजी पत्रकारिता। पवन जी का कमेंट लेते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा इसमें अनुभव भी यही है और मैंने सुना भी है। उन्हीं ब्यूरोक्रेट से रावत जी कह रहे वो बात भी सही हो सकती है, लेकिन मैंने सुना, अगर यहाँ की बात करें तो हमने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट कहते हुए सुना है कि ठीक है टाइम्स ऑफ इंडिया में छाप देंगे, दिल्ली में लोग पढ़ लेंगे, अमर उजाला में छपेगा कि नहीं छपेगा। अगर अमर उजाला में छपेगा तो उत्तराखंड उसको पढ़ेगा। तो ये हिंदी पत्रकारिता है। क्योंकि अगर आप टॉप 10 की सूची देखें तो वो बड़े आश्चर्य की बात थी कि भाई भारतीय भाषाओं के अखबार उसमें टॉप 10 में 7 तक आ गए, उसमें 5 या 6 हिंदी के आ गए। ये कल्पना 30 साल पहले हम कर भी नहीं सकते थे। ये बाजार के चलते हुआ कि बाजार ने जब कंपटीशन करने का हिंदी भाषा को मौका दिया तो उसने अंग्रेजी को पछाड़ दिया। ठीक है, अभिजात्य वर्ग की भाषा हो सकती है, उनकी पत्रकारिता हो सकती है, लेकिन आप अपने घर में रख सकते हैं कोई अंग्रेजी का खूबसूरत सा अखबार 48-52 पेज का, लेकिन आप हिंदी पट्टी में खास तौर पर एक बड़े तबके में जब तक हिंदी का अखबार आप नहीं पढ़ते तो आपको देश के मिजाज का, देश के मर्म का एहसास नहीं हो पाता। लेकिन एक बात जो रावत जी कह रहे हैं कि उस बात से एक संदर्भ ग्रहण करने की आवश्यकता शायद है कि जो हीनता बोध है हिंदी का अंग्रेजी के सामने, हीनता डॉक्टर साहब हम में अपनी है। सुन लीजिए, हमारे बच्चे, हम इतनी बात करते हैं, मेरे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हुए हैं, आप समझे नहीं, क्योंकि आज हर कोई जो है अपने बच्चे को अंग्रेजी में, अगर वो ठीक ठाक हिंदी में भले वो कुछ भी हो लेकिन वो अंग्रेजी में ठीक ठाक होने चाहिए। पत्रकारिता के संदर्भ में जब हम बात पत्रकारिता मेरा अपना अनुभव है, मैंने पीटीआई जैसे एस्टेब्लिशमेंट काम किया, मैं कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ स्टेट लेवल का, मैं दूसरे अखबार में न्यूज एडिटर रहा हूँ, जहां उस बात से तो आपकी पूरी। और जब मैं समाचार गैदरिंग करता था तब मुझे पता चलता था कि अंग्रेजी का क्या मतलब है। ब्यूरोक्रेट से आपको कम्युनिकेट करना है तो कौन सी भाषा उचित रहेगी। नहीं तो ये हीनता बोध हमने मान लिया कि हीनता बोध है, हीनता बोध की वजह से हम हिंदुस्तानियों की हीनता बोध की वजह से, हम हिंदी भाषियों की हीनता बोध की वजह से जो हिंदी का नुकसान हुआ, हिंदी पत्रकारिता का हुआ, वो है। पिछले 30 साल में जो विस्तार है हिंदी पत्रकारिता का, पाठक संख्या के हिसाब से देख लीजिए, कुल प्रकाशन संख्या के हिसाब से देख लीजिए, वो जो टॉप 10 की या टॉप 20 की सूची है उसमें हिंदी अखबारों के ऊपर जाने की दृष्टि से देख लीजिए। आप टीवी चैनल्स देख लीजिए, टीवी चैनल्स की संख्या केवल प्रिंट पत्रकारिता की बात क्यों की जाए, तो इससे कहीं हिंदी का जो हीनता बोध है पवन जी वो कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित तौर पे कम हुआ है। देखिए दोनों पक्ष हैं, जो रावत जी कह रहे हैं वो भी एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर एक पत्रकार के नाते मुझे हिंदी के साथ अंग्रेजी भी आती है तो इसमें बुराई क्या है। और मैं कहता हूं मुझे अगर बांग्ला भी आती है, ओडिया भी आती है, जितनी ज्यादा भाषाएं आप जानेंगे, लैंग्वेज भी मुझे आती है, तो इसमें बुराई क्या है, फायदा है। अगर आपने मुझे किसी अमूमन मैं दूरदर्शन में काम कर रहा हूं और आपने मुझे कर्नाटक भेज दिया है, कन्नड़ मुझे आती है तो मेरे लिए अच्छा है। अगर कन्नड़ मुझे नहीं आती है, अगर अंग्रेजी मुझे आती है तो मैं अंग्रेजी में कम्युनिकेट करके हिंदी में अच्छी रिपोर्ट यहाँ भेजूंगा।
तो मुझे लगता है कि जो हिंदी की मदद करेंगी दूसरी भाषाएं, तो एक जब आप पीटीआई में काम करते हैं, जब आप दूरदर्शन में काम करते हैं, या किसी प्राइवेट चैनल अखबार में काम करते हैं, तो वो इसलिए भाषा की प्रवीणता की बात आपसे करते हैं कि भाई आप अगर हिंदी के अलावा, यानी आपकी जो भाषा उसके अलावा भी एक दो भाषाएं आप जानते हैं, खासतौर पर अंग्रेजी जानते हैं, उसकी ग्लोबल उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, उसकी रीच ज़्यादा है, वो उस पूरे देश में ही नहीं बाहर भी पढ़ी लिखी सुनी जाती है। तो इससे आप एक पत्रकार की जो कलम है उसकी ताकत बढ़ती है। तो मैं इसको सकारात्मक वे में लेता हूं। पिछले 20-25 साल में खासतौर से नई सदी में जो पत्रकारिता का स्वरूप जिस तरह से बहुत ही अलग दिशा में गया, यानी हम पहले केवल आंकते थे कि प्रिंट पत्रकारिता है, ये इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता है, इलेक्ट्रॉनिक में पहले रेडियो था, फिर टीवी था, लेकिन अब एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही मंच पे, वहीं पे आप प्रिंट भी है, वहीं पे रेडियो भी है, वहीं पे आप टीवी भी है, और वहीं पे बहुत मॉडर्न किस्म के न्यूज़ प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। तो ये जो पिछले 25 साल का जो विस्तार है, ये क्या बता रहा है, किस दिशा की तरफ संकेत कर रहा है राव जी? ये बहुत तेजी से कल्पना भी नहीं की होगी। अरे आप ये सोचिए, कभी हमने सोचा होगा हम टेलीफोन जेब में लेके घूमेंगे? आज जिसकी जेब में टेलीफोन है वो सिटीजन जर्नलिस्ट है, वो क्या कर रहा है, कुछ देख रहा है, सामने से एकदम उसका वीडियो बना रहा है, एकदम वायरल कर रहा है। भाई पत्रकारिता भी तो कम्युनिकेट करती है, डिसमिनेट करती है ना, गैदर करती है, उसको करती है। अब दिक्कत थोड़ा ये हो गया कि हम लोग जो प्रोफेशनल थे, हमको प्रोफेशनल इथिक्स बताए जाते थे, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, होती थी, उसमें डिग्रियां हैं, सब कुछ है, आपके जैसे लोगों ने पीएचडी सारी करते रहते हैं, लेकिन वो जो सिटीजन हर कोई तो नहीं होता। दिक्कत वो हो गई है क्योंकि हम समाज को हम दिशा दे रहे हैं, समाज के हम ड्राइवर हैं, अगर हमको उस चीज़ की जानकारी नहीं, हम गड्ढे में डालेंगे नहीं डालेंगे। वो आज चिंता का विषय हो गया है कि हर कोई सिटीजन जर्नलिस्ट हो गया, कुछ का कुछ कर देता है। कई बार अब पहले तो प्रिंट था, प्रिंट में हम आज भी देखते हैं प्रिंट ज़्यादा ऑथेंटिक, मैं आज की डेट में मानता हूँ प्रिंट है ज़्यादा ऑथेंटिक है, बजाय सरकारी मीडिया भी ऑथेंटिक है। सरकारी मीडिया भी ऑथेंटिक है क्योंकि वो उठपटांग ऐसी उतनी जल्दबाजी में वो नहीं रहता, नहीं करता, वो कम से कम वो तथ्यपरक चीज रखते हैं। भले हो सकता है वो थोड़ा सरकारी पक्ष उसको सनसनी बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन सनसनी नहीं रखेंगे, तथ्यपरक रखेंगे। भले वो सरकार का पक्ष ज्यादा रखे, लेकिन उठपटांग चीज, बल्कि विपक्ष के खिलाफ भी ज्यादा नहीं बोलेगा, बल्कि एक मर्यादित सरकारी मीडिया विपक्ष के खिलाफ कम बोलता है जितना आपका प्राइवेट मीडिया बोलता है। वो तो एक तरफा ही बोलता है सरकारी मीडिया। तो जो नए जो मीडिया माध्यम आए हैं, उसके बाद हर व्यक्ति के पास वो मीडिया माध्यम है। हाँ, तो उसके दोनों पहलू हैं आपकी दृष्टि से कि एक तो मैंने शुरू में कहा कि न्यूज का जो सोर्स है, जहां पैदा हुई है, जो घटना हुई है, उसको उसके गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में एक बहुत कम समय रह गया है। जहां हो रहा, पहले हम जब अखबारों के दफ्तरों में बैठे हुए होते थे, डेस्क पे होते थे, रहता था पार्लियामेंट में चल रहा था, अभी भाषण ही चल रहे हैं, टेलीप्रिंटर पर नजर रहती थी। उस जमाने में वो बड़े खोपड़ी खराब करने वाले बड़े जोर की आवाज़ आती थी, हिंदुस्तान वाले वो टेलीप्रिंटर होते थे। अब जब होता था बड़ी मुश्किल से थोड़ा फ्लैश, घंटी बजी, फ्लैश, और अरे जाओ जब देख के आओ कहीं क्या हुआ, विश्वास प्रस्ताव गिर गया, ये रह गया। आज की डेट में हम सामने से देख रहे हैं, लिख रहे हैं। अब क्या कहते हैं ओबामा, ये क्या कहते हैं आपको, ट्रंप साहब जीते हारे, हमने सामने तो ये कोई गैप रह नहीं गया, ये फास्ट हो गया है। जो शुरू में आपने बताया था कि वे सूचनाएं आ रही हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, देन गैदरिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो पवन जी, जो ये गैप जो खत्म हुआ है कि सूचना आ रही है और तत्काल वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, प्रोसेसिंग वाला पार्ट उसमें नहीं है। तो इस दृष्टि से जो नई पत्रकारिता है, नए दौर की पत्रकारिता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड पत्रकारिता है, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इसका वेलकम करूंगा। इसने उस बाजारवाद की आपकी उस चिंता को भी कम करेगा, क्योंकि आज अगर आपको लगता है कि नहीं ये फला अखबार, फला टीवी चैनल या रेडियो चैनल है, ये खबर अच्छी नहीं दे रहा, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें बाजार का प्रभाव है, तो मैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड पत्रकारिता को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंट पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकता हूँ। ये जो AI और जो डिजिटल मीडिया हुआ है, इसने उत्तराखंड जैसे राज्य, जो हिमालयी राज्य है, पर्वतीय क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र है, पहले हमें अखबार 10 बजे मिल रहा था,
आज पता चलता है कि खबर जब तक आप देहरादून में खबर आएगी उससे पहले तो पहाड़ में अगर कुछ घटना होती है खबर तुरंत वहीं की वहीं आ जाती है सोशल मीडिया पे। तो ये हिमालयी राज्यों के लिए अच्छा, ये विषय ऐसा है कि इस पे जितना भी समय हो तो लंबे चर्चा की जा सकती है। बस मैं आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड का चाहूंगा कि एआई के दौर में भविष्य क्या है हिंदी पत्रकारिता का? मुझे लगता है कि जिस तरह हम पहले कहते थे कि विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी, उसी तरह अब हम कह सकते हैं कि एआई के दौर में पत्रकारिता को बहुत मजबूती भी मिलेगी अगर संभल करके इस्तेमाल किया जाएगा तो लेकिन से अगर बेपरवाह तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो कई बार तथ्य गलत होंगे, फेक न्यूज़ बढ़ेगा, पेड न्यूज़ बढ़ेगा, सनसनी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम संजीदा रहेंगे तो एआई टूल है वो हमारा मददगार हो सकता है। देखिए, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वास्तव में काफ़ी काम कर रहा, हर क्षेत्र में अब आने लग गया है। वो कहने लगे कृषि में भी आने लग गया, हर जगह आने लग गया। लेकिन जो नेचुरल इंटेलिजेंस है जो कुदरत ने हमको दे रखा है उसका मुकाबला वो नहीं कर सकता। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल विस्तार पाएगी पत्रकारिता और वो पाएगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बिना क्या कर नेचुरल इंटेलिजेंस के आप न करेंगे तो उसे गंभीर उसके परिणाम हो सकते हैं। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। विषय ऐसा है कि इस पर और व्यापक चर्चा हो सकती है। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल के सफ़र के अलग अलग पहलू हमने देखे और उन पर चर्चा करने की कोशिश की। ये विशेष चर्चा आपको कैसे लगी, आपकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। जल्द ही आगे इसी तरह के किसी विषय पर चर्चा के लिए पुनः उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।